एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान मॉन्स्टर बन चुके हैं। एक बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए निकल पड़ता है और जिस डॉक्टर को सब पागल कहते हैं वही आखिरी उम्मीद है। आखिर क्या वह माँ को बचा पाएगा या यह सफर सिर्फ दर्द पर खत्म होगा? कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर केसन को दिखाया जाता है जो मरे हुए लोगों की लाशों को भट्टी में फेंक रहे होते हैं। इन सभी की मौत एक खतरनाक वायरस की वजह से हुई थी जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। लोग इन्फेक्टेड लोगों से दूर भागते थे, लेकिन कैल्सन अकेला ऐसा इंसान था जो उनकी लाशों को संभाल रहा था। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि वह पागल हो गया है। उन्होंने उससे दूरी बना ली और उसे कभी अपने गांव में लौटने नहीं दिया। लेकिन कैल्सन रुका नहीं। वो लाशों को ढूंढता और उनकी खोपड़ियों को जोड़ जोड़ कर अपने मंदिर को ऊंचा करता रहा। पिछले 13 सालों से किसी ने उसे नहीं देखा और अब कोई नहीं जानता कि वह जिंदा है भी या नहीं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो बहुत डरे हुए थे। उनमें से एक बच्चा बाहर झांक कर देखने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है कि सभी इन्फेक्टेड लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। जमी अपनी माँ की ओर भागा, लेकिन उसकी माँ उसकी जान बचाने के लिए दरवाजा बंद कर देती है, जिससे वह अंदर ही फंसी रह गई और वह भी इन्फेक्शन का शिकार हो गई। जमी देखता है कि इन्फेक्टेड लोगों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। वो अपनी पूरी ताकत से अपने पिता की ओर भागा, लेकिन जब वह उनके पास पहुंचा तो उसके पिता उसकी मदद करने के बजाय ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगते हैं। जिमी बहुत डरा हुआ था, पर उसके पिता ने उसे समझाया कि यह लोग मरे नहीं हैं। ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया है। उन्होंने जमी को अपना क्रॉस थमाया, लेकिन जिमी वहाँ नहीं रुका और पास ही में बने एक छोटे से कंपार्टमेंट में जाकर छुप गया। इन्फेक्टेड लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और उन्होंने जमी के पिता को भी काट लिया, जिससे वह भी उन्हीं में से एक हो गए। इसके बाद हमें बताया जाता है कि यही उस खतरनाक वायरस के फैलने की शुरुआत थी। अगले 28 सालों में रेज वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। मॉडर्न सिविलाइजेशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब न लोगों के पास बिजली थी, न ही इंटरनेट। लोग जिंदा रहने के लिए ऐसी जगहों पर बसने लगे जहाँ कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड न पहुँच सके। लेकिन उनमें से भी बहुत कम लोग ही कुछ हफ्तों से ज्यादा जिंदा रह पाए, और जो लोग जिंदा बचे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ा। अगले सीन में हमें ऐसा ही एक गांव दिखाया जाता है जो बेहद सावधानी से ऐसी जगह बसाया गया था जहां इन्फेक्टेड लोगों का पहुंच पाना नामुमकिन था, क्योंकि यह गांव समुद्र के बीचों बीच था और इसे जमीन से जोड़ने के लिए कई किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई थी जो ज्यादातर समय पानी के नीचे रहती थी और सिर्फ 4 घंटे के लिए ही बाहर आती थी। लेकिन उस समय भी समुद्र की तेज लहरें उस पर चलने वाले को वापस किनारे पर धकेल देती थी। इसके बाद हम स्पाइक को देखते हैं जिसके लिए आज का दिन बेहद खास था। उसके डैड जैमी उसे तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ हर बच्चे को 12 साल की उम्र में तय करना होता था कि वह आगे क्या करेगा। स्पाइक ने अपने पिता की तरह शिकारी बनने का फैसला किया था, लेकिन इसके लिए उसे एक टेस्ट पास करना होगा। वो उन सभी खिलौनों को पीछे छोड़ देता है जिनसे कभी उसे बहुत लगाव हुआ करता था। जेमी उससे पूछता है, क्या तुमने चाकू रख लिया? तभी ऊपर से किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज आती है। स्पाइक की माँ आयला थी, जिन्हें अक्सर ऐसे पैनिक अटैक्स आया करते थे। उन्होंने स्पाइक से पूछा, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? क्योंकि उसे पता नहीं था कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसी चीजें तो सालों पहले ही बंद हो चुकी थी। जबला को पता चला कि जेमी उसे मैनलैंड ले जाने वाला है तो वह गुस्से से मानो पागल हो गई। वह गाली देने लगी, चिल्लाने लगी और जेमी को अपने बेटे से दूर रहने को कहा। स्पाइक उन्हें शांत कराने में अपने डैड की मदद करता है, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वह काबू में नहीं आती। इसके बाद जब वह जाने लगे तो सैम ने स्पाइक को एक बो दिया और उसे सिखाया कि उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। गांव के सभी लोग उनकी सलामती की दुआ करते हैं और उन्हें गेट तक छोड़ने आते हैं। एक औरत स्पाइक को नियम समझाते हुए कहती है कि अगर वह चाहे तो अभी भी वापस लौट सकता है, लेकिन अगर वह बाहर गया तो उसे खुद ही वापस आना होगा। कोई उसकी मदद के लिए नहीं जाएगा। इसके बाद स्पाइक के लिए दरवाजा खोला जाता है और दोनों उस रास्ते से होते हुए मेनलैंड की ओर जाने लगते हैं। जेमी स्पाइक को बताता है कि यह रास्ता सिर्फ कुछ ही देर के लिए पानी के बाहर आता है, इसीलिए अगर कभी यह थोड़ा भी पानी में डूबा हुआ दिखे तो इसे पार करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना लहरें तुम्हें अपने साथ बहा ले जाएंगी। मेनलैंड पर कदम रखते ही जेमी ने स्पाइक से कहा कि वो अपनी आंखें और कान खुले रखें, क्योंकि ये जगह बेहद खतरनाक है। कब कहां से हमला हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। स्पाइक जो 12 साल में पहली बार गांव से बाहर निकला था, वह देखता है कि दुनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी। जल्द ही वह जंगल से होते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक इन्फेक्टेड आदमी दिखाई देता है जो जमीन पर रेंग रहा था। जेमी स्पाइक से कहता है, देखो भले ही वह धीरे चल रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह खतरनाक नहीं है। अगर यहाँ एक है तो उसके जैसे और भी होंगे। जेमी ने उसकी गर्दन पर निशाना लगाने को कहा, जो उसका सबसे वीक पॉइंट था। स्पाइक पहली बार किसी इन्फेक्टेड को देखकर बहुत डरा हुआ था और उसे हिम्मत देने की कोशिश में जेमी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि पीछे से एक और इन्फेक्टेड उनकी तरफ ही आ रहा था। क्योंकि वह स्लो थे, इसलिए स्पाइक बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर उन्हें मार देता है। ठीक उसी वक्त बाकी के इन्फेक्टेड भी उन पर हमला कर देते हैं, पर जेमी ने सभी को मार दिया। स्पाइक ने पहली बार कुदरत की खूबसूरती के साथ साथ उसमें छिपे खतरों को भी करीब से महसूस किया। जल्द ही वह एक वीरान
सुनसान गांव में आते हैं जहां इंसानों का नामो निशान नहीं था। जेमी उसे कहता है कि लोगों ने इन घरों की हजारों बार तलाशी ली होगी, लेकिन फिर भी हमें एक बार जरूर देखना चाहिए, क्या पता कब कौन सी चीज हमारे काम आ जाए। दोनों मिलकर पूरा घर छान मारते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक तेज आवाज होती है जिससे जेमी चौकन्ना हो जाता है। जब वह कमरे में आए तो उन्हें एक आदमी की लाश मिली जिसे किसी ने उल्टा लटका रखा था। जेमी लाश को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि उसे जिंदा ही लटकाया गया था। फिर उसे वायरस से इन्फेक्ट होने के लिए छोड़ दिया गया और अब यह भी उन्हीं में से एक बन चुका है। स्पाइक पूछता है कि कोई किसी के साथ ऐसा क्यों करेगा, जिस पर जेमी ने कहा कि शायद यह उसकी सजा थी या फिर किसी तरह की वार्निंग। यहाँ मैनलैंड पर बहुत अजीब और खतरनाक लोग रहते हैं जो इन मॉन्स्टर से भी ज्यादा बुरे हैं। स्पाइक समझ जाता है कि बाहर की दुनिया जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही बेरहम भी है। जेमी ने उसे कहा इसे मार दो, जितने ज्यादा ऐसे लोगों को मारोगे ये तुम्हारे लिए उतना ही आसान होता जाएगा। इसके लिए बुरा महसूस मत करो। इन्फेक्शन उसके दिमाग पर हावी हो गया है, अब वह हम जैसा नहीं। स्पाइक बहुत डरा हुआ था जिस वजह से उसके हाथ कांपने लगे और वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन तभी वह इन्फेक्टेड खुद को छुड़ा लेता है और हमला करने ही वाला था कि तभी जेमी ने उसे मार गिराया। अपने अगले शिकार की तलाश में वह आगे बढ़ते रहे। जेमी ने जब पत्तों पर खून के छींटे देखे तो वह चौकन्ना हो गया। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक जानवर की सड़ी गली लाश मिली जिसे इन्फेक्टेड लोगों ने नोच नोच कर खा लिया था। पास ही एक पेड़ पर उन्हें एक हिरण का कटा हुआ सा टंगा मिला। जेमी ने तुरंत पहचान लिया कि अल्फा का काम है। इनका यहाँ होना एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था। उसने कहा हमारा काम हो गया, अब वापस चलते हैं। लेकिन वह जैसे ही खुले मैदान में आए उन्होंने ढेर सारे अल्फा मॉन्स्टर्स को देखा जो उनसे बस कुछ ही दूर खड़े थे। जेमी स्पाइक को बिल्कुल शांत खड़े रहने को कहता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनमें से एक ने उसे देख लिया, जिसके बाद सभी बहुत तेज उनकी ओर दौड़ने लगे। जेमी स्पाइक से उन पर निशाना लगाने को कहता है पर स्पाइक इतना डरा हुआ आता है कि उसका हर निशाना चूक जाता है। दोनों जल्दी से वापस उसी घर की ओर भागते हैं लेकिन मॉन्स्टर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। समय रहते जेमी अपने बेटे के साथ ऊपर की कोठरी में चढ़ जाता है जिससे उनकी जान बच जाती है। जल्द ही शाम हो गई लेकिन उन्होंने देखा कि एक अल्फा अभी भी वहीं खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। स्पाइक अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा था लेकिन जेमी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तुमने अच्छा किया। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ऐसी सिचुएशन में ठीक से तीर भी नहीं लगा पाते, लेकिन तुम तो लगातार कोशिश कर रहे थे। उनके सारे तीर खत्म हो चुके थे इसीलिए वह लड़ नहीं सकते हैं, उन्हें सुबह तक इंतजार ही करना होगा। तभी स्पाइक दूर कहीं जलती हुई आग को देखता है और जेमी से पूछता है कि वहाँ कौन रहता है। पर जेमी ने कहा मुझे नहीं पता, मैं कभी वहाँ नहीं गया। रात में स्पाइक को एक डरावना सपना आता है। उसने देखा कि उसकी माँ पानी में डूब रही है और उसे मर्द की गुहार लगा रही है। तभी हजारों हिरणों का झुंड उनके घर के पास से गुजरता है जिससे इतनी तेज वाइब्रेशन होती है कि वह घर पुराना होने की वजह से गिरने लगता है। समय रहते वह दोनों वहाँ से बाहर तो निकल गए लेकिन अब उन्हें छुपने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी थी क्योंकि अल्फा उनकी ओर आता ही होगा। जेमी वापस घर चलने को कहता है क्योंकि रास्ता अभी पूरी तरह से डूबा नहीं होगा। वो दोनों भागकर समुद्र किनारे आए और पाया कि पानी उनके घुटनों से नीचे था, मतलब अगर वह चले तो पहुंच जाएंगे। उधर दूसरी ओर वो अल्फा जो कब से खड़ा इंतजार कर रहा था, अचानक ढेर सारे कौवों का झुंड उसे जगा देता है जिसके बाद वह उनका पीछा करने लगा। हैरानी की बात थी कि वह कौवे उसी दिशा में उड़ रहे थे जिधर जेमी और स्पाइक गए थे। अल्फा इतना तेज था कि वह कई मील की दूरी बस कुछ ही मिनटों में तय कर लेता है। वह समुद्र के तेज बह को चीरते हुए सीधा उनकी ओर बढ़ता है। उसे आते देख जेमी और स्पाइक भी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ने लगते हैं। रास्ते में स्पाइक गिर जाता है जिससे वह और भी पीछे हो जाते हैं। खुशकिस्मती से गार्ड्स जो सो रहे थे वह उनकी चीख सुन लेते हैं और अल्फा पर हमला कर देते हैं। कई तीर लगने के बावजूद भी अल्फा रुकता नहीं और स्पाइक पर झपटने ही वाला था कि तभी एक और तीर सीधा उसके सीने में जा लगा जिससे वह गिर गया और फिर कभी नहीं उठा। जेमी उन्हें तुरंत गेट खोलने को कहता है लेकिन वो लेडी इंतजार करती है इस डर से कि कहीं उन्हें भी इन्फेक्शन ना हो गया हो। पर अच्छी बात यह थी कि ऐसा नहीं था, वह सेफ थे। उस रात उनके वापस लौटने की खुशी में जश्न मनाया जाता है। जेमी उन्हें अपने पूरे सफर की कहानी बताता है और बीच बीच में थोड़ा झूठ भी बोल देता है कि स्पाइकी ने अकेले 8 लोगों को मारा ताकि सब उसे हीरो समझे। जब सभी स्पाइक को शराब पिला रहे होते हैं तभी जेमी चुपके से एक लड़की के साथ पार्टी से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब स्पाइक उल्टी करने के लिए बाहर आया तब उसने देखा कि उसके डैड उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे थे। उस रात स्पाइक को एहसास हुआ कि उसके डैड न सिर्फ झूठ रहे थे बल्कि उन्होंने उसकी माँ को भी धोखा दिया था। वो चुपचाप पार्टी से निकल गया और सैम के पास जाकर बैठ गया। सैम ने पूछा तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें तो पार्टी में होना चाहिए। फिर वह स्पाइक के सफर के बारे में पूछने लगा जिसके बाद स्पाइक ने उसे सब कुछ बताया। लेकिन जब स्पाइक उसे उस आग के बारे में बताता है जो उसने मेनलैंड में देखी थी तो सैम उसे वहीं रोक लेता है और पूछता है कि आग तुमने किस दिशा में जलती हुई देखी थी। वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि वह अभी तक जिंदा है। तुमने जरूर कैल्सन को देखा होगा, वो 30 साल पहले मेरा डॉक्टर हुआ करता था। स्पाइक कहता है लेकिन डैड तो कहते हैं कि सारे असली डॉक्टर्स मर चुके हैं, इसीलिए तो कोई भी उसकी मॉम
मॉम का इलाज नहीं कर सकता। पर सैम ने कहा नहीं, वो डॉक्टर है, एक असली डॉक्टर। स्पाइक समझ गया कि उसके डैड जानबूझकर उसकी मॉम को डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे हैं ताकि वह मर जाए और वह खुद रोजी के साथ रह सके। अगले दिन जब जेमी उसके पास आया तो स्पाइक का रवैया बिल्कुल अलग था। उसे लगा माँ की देखभाल करना, उनकी परवाह करना सब कुछ एक दिखावा था। फिर वह अपने डैड के पास आता है और उनसे कहता है कि उस रात उसने मुझे डॉक्टर कैल्सन के बारे में क्यों नहीं बताया। जेमी नहीं चाहता था कि उसे उस आदमी के बारे में पता चले, लेकिन जब वह बार बार उस डॉक्टर के बारे में पूछता रहता है तो जेमी को उसके बारे में बताना पड़ता है। उसने कहा जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब हम लोग खाने की तलाश में मैनलैंड जाते थे, वहीं हमने पहली बार केसन को देखा था। उसने हजारों लाशें एक लाइन में बिछा रखी थी जिनसे इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि लगा कि मानो हम नर्क के बीचों बीच खड़े हैं। पर उसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी। वो औरतें, बच्चे, बूढ़े सबकी लाशों को एक एक कर भट्टी में फेंक रहा था और फिर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान ली उसने हमारी तरफ देखा और हमें नीचे आने को कहा, लेकिन हम इतने डर गए थे कि वहाँ से भाग गए। इस बात को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी उसके दोबारा इतने करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, वह आदमी पागल है। स्पाइक कहता है फिर आप मॉम को मरने देंगे। वह गुस्से में बोल ही देता है कि अगर वह चली गई तो आपको तो रोजी मिल ही जाएगी। कभी सोचा है कि उसके पति को पता चला है तो उस पर क्या बीतेगी। जेमी को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह उसे अपनी जुबान संभालने को कहता है, लेकिन जब स्पाइक की फिर भी नहीं रुकता तो जेमी उसे जोर का थप्पड़ मारता है। जेमी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह उसके पास गया, लेकिन स्पाइक उसे धक्का देकर कमरे के बाहर कर देता है। फिर वह चाकू निकालता है और उसे धमकी देता है कि वह उसकी माँ से दूर रहे। जेमी ने तुरंत उसे चाकू छीन लिया। वो बेहद गुस्से में था, लेकिन फिर भी अपने बेटे को कोई सजा नहीं देता। उल्टा चाकू वापस उसके हाथ में देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। स्पाइक ने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। अगले दिन उसने स्टोर रूम में आग लगा दी और दौड़ता हुआ गार्ड्स के पास आया। उसके कहने पर सभी उस आग को बुझाने में जुट गए और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह बड़ी चालाकी से अपनी माँ को गांव से बाहर ले आया। आइला उसके पीछे पीछे चलती गई और जब तक उसे एहसास हुआ कि वह मेनलैंड में है तब तक वह बहुत दूर आ चुके थे। आइला बहुत डर गई और उसने स्पाइक को वापस चलने को कहा, पर अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि वापस जाने का रास्ता डूब गया था। स्पाइक उन्हें बताता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपको ठीक कर देंगे। बीमार सीला उसके पीछे चलती रहती है और घंटों तक चलने के बाद उसकी हालत और बिगड़ने लगी। स्पाइक उन्हें एक सेफ जगह ले जाता है और कहा कि वह थोड़ा आराम कर ले। वो पूरी रात जगकर निगरानी करता है, लेकिन जल्दी उसकी आंख लग गई और वह भी सो गया। ठीक उसी वक्त हम एक इन्फेक्टेड को देखते हैं जो रेंगता हुआ उसी की ओर आ रहा था। वो स्पाइक के बहुत पास आ गया और हमला करने ही वाला था कि तभी स्पाइक की नींद टूट जाती है और वह देखता है कि उसकी लाश ठीक उसके बगल में पड़ी हुई है। वह सोच में पड़ गया कि उसे किसने इतनी बेरहमी से मारा। दरअसल आइला ने ही उसे मारा था, लेकिन सुबह होते होते उसकी याददाश्त चली गई और उसे खुद भी याद नहीं रहा कि उसने क्या किया था। इसी बीच हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो इन्फेक्टेड लोगों से अपनी जान बचाए भाग रहे थे। उनमें से ज्यादातर मारे गए और जो बचे उन्होंने खुद को एक टनल के अंदर बंद कर लिया। वे जैसे ही टनल में आगे बढ़ते हैं अचानक एक और अल्फा उन पर हमला कर देता है और उन सभी को बेरहमी से मार डालता है। वहीं दूसरी ओर स्पाइक अपनी मॉम के साथ आगे बढ़ता रहता है। वहाँ पर एक बड़े से स्टैचू को देखकर आइला को याद आता है कि वह यहाँ पहले भी आ चुकी है। जब वह 7 साल की थी तो उसके डैड उसे यहाँ लाए थे। जल्द ही आइला को फिर से भ्रम होने लगते हैं और उसे लगा कि उसके डैड उसके साथ हैं। वो स्पाइक से ऐसे बात करने लगी जैसे वह अपने डैड से किया करती थी। स्पाइक देखता है कि उनकी नाक से फिर से खून बह रहा था। वह जैसे ही उसे पूछने गया, अचानक पीछे से एक और इन्फेक्टेड आदमी उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। स्पाइक उसे मार देता है, पर वहाँ उसके जैसे और भी छुपे हुए थे। वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगे और आखिर मेन एक फ्यूल स्टेशन तक पहुँच गए। वो अंदर तो घुस गए, लेकिन वहाँ चारों तरफ बेंजीन गैस फैली होती है जिससे उनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसी समय इन्फेक्टेड लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं और लगने लगता है कि उनका बचना मुश्किल है कि तभी किसी ने वहाँ आग लगा दी जिसमें सभी जलकर मर गए। स्पाइक और उसकी माँ नीचे झुककर किसी तरह खुद को आग से बचा लेते हैं। जब वह बाहर आए तो स्पाइक की मुलाकात एरिक से हुई। जॉनी सोल्जर्स में से एक था जिन्हें अल्फा ने मार दिया। अब वह अकेला मदद की उम्मीद में भटक रहा था। वो स्पाइक से पूछता है, अब क्या करेंगे? तुम तो यहीं रहते हो, मुझे रास्ता बताओ। उसे बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चला कि यह दोनों उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। स्पाइक कहता है कि तुम चाहो तो आगे जा सकते हो, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पर एरिक इतना बुरा आदमी नहीं था। उसने स्पाइक की मदद की और रायला को अपने कंधे पर उठाकर उसके साथ जाने लगा। चलते चलते एरिक बताता है कि सोल्जर बनने से पहले वह एक ट्रक ड्राइवर था। लोग ऑनलाइन चीजें मंगाते थे और वह उन्हें उनके घर तक डिलीवर करता था। पर स्पाइक को उसकी कही एक भी बात समझ नहीं आती, क्योंकि न उसने कभी ट्रक देखा था और न ही वह जानता था कि यह इंटरनेट क्या होता है। उसने कहा, मेरी मॉम को डॉक्टर को दिखाने के बाद तुम मेरे साथ गाँव चल सकते हो। स्पाइक ने ऊपर उठते ही धुएं की ओर इशारा किया और बोला, हमें बस वहीं जाना है। वो थोड़ी देर आराम और एरिक अपनी जेब से अपना फोन निकालता है जिसमें सिर्फ 1% बैटरी बची हुई थी।
एरिक ने उसे बताया कि ये स्मार्टफोन है, इसके जरिए लोग बातें करते हैं, फोटो खींचते हैं और बहुत कुछ करते हैं। उसने स्पाइक को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो भी दिखाई। फोटो देखकर स्पाइक ने पूछा, इसके चेहरे को क्या हुआ? एरिक कहता है कि क्या हुआ का क्या मतलब है, देखो वो कितनी सुंदर है। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद को और खूबसूरत बनाने के लिए हल्की फुल्की सर्जरी करवाई थी। अब एरिक को तो वह सुंदर लगती थी, पर स्पाइक के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। उसने कहा, मेरे गाँव में भी एक लड़की है जिसे शी से एलर्जी है, जब वह उसे खाती है तो उसके होंठ भी ऐसे ही फूल में जाते हैं। उसकी यह बातें सुनकर एरिक समझ गया कि यह लड़का कभी बाहर नहीं निकला था। जल्द उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और अब वो उसके किसी काम का नहीं था। इसी बीच आयला खुद से चलना शुरू कर देती है, जिससे एरिक को थोड़ी राहत मिली। जंगलों से होते हुए वह एक रेलवे ट्रैक पर पहुंचे जहां उन्हें किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आयला तुरंत अंदर गई और देखा कि वहां एक प्रेग्नेंट औरत है जो वायरस से इन्फेक्टेड थी। वह दर्द से तड़प रही थी, लेकिन आयला उससे डरने की बजाय उसके पास गई और उसके हाथ पकड़कर उसके बच्चे को डिलीवर करने में उसकी मदद की। उधर एरिक चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, इसे यहीं छोड़ दो, ये बच्चा भी इन्फेक्टेड है। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो हम देखते हैं कि उसके अंदर इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स नहीं थे। शायद इसी बच्चे की वजह से वह और तभी भी आधी इंसान थी। तभी उसने हमला करने के बजाय अपने बच्चे को जन्म दिया, पर बच्चा बाहर आते ही वह भी बाकी जैसे हो गई, जिसके बाद एरिक ने उसे मार दिया। गुस्से में एरिक उनसे दूर हटने लगा, लेकिन तभी एक अल्फा ने उस पर हमला कर दिया और उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। स्पाइक अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से वहाँ से भागा, पर वह अल्फा से तेज नहीं थे। अल्फा उनका पीछा करता है और उन्हें जान से मारने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे ब्लू डार्ट से सून कर दिया। स्पाइक को पता चला कि वही डॉक्टर कैल्सन है। उसने अपनी पूरी बॉडी पर आयोडीन लगा रखा था ताकि वह इस वायरस से बचा रहे। कैल्सन ने उस अल्फा एरी का सर वापस लिया और उन्हें बताया कि मैंने इसका नाम सैमसन रखा है क्योंकि पिछले 3 साल से यहाँ पर है, पर मैं इसे नहीं मारता। अब यहाँ से चलो कि इससे पहले उसे होश आ जाए। जैसे ही स्पाइक की नजर कैल्सन के बोन टेम्पल पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पूछा, यह क्या है? जिस पर कैल्सन मुस्कुराते हुए कहता है, चलो आखिर किसी ने तो जानने की कोशिश की। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ अकेले मर जाऊंगा और सब मुझे पागल समझेंगे। केसन इसे मोमेंटो मोरी कहता था, जिसका मतलब था मौत को हमेशा याद रखना। उसने इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड लोगों के स्केलेटन से एक टेम्पल बनाया था, जिसे बनाने में उसे 13 साल लग गए और यहाँ इतनी लाशें थी कि उनकी गिनती करना नामुमकिन था। केसन ने एरिक के सर को भट्टी में डाला, फिर खोपड़ी से मास्क अलग कर उसे अच्छी तरह साफ किया। इसके बाद वह उस खोपड़ी को स्पाइक को देते हुए बोला कि एरिक के लिए एक अच्छी जगह चुनो। इसी बीच वह अपनी बॉडी पर और आयोडीन लगाता है ताकि इन्फेक्शन से बचा रहे। जब उसे पता चला कि उनके हाथ में जो बच्चा है वह एक इन्फेक्टेड औरत के गर्भ से जन्मा है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने कहा, इस बच्चे को जिंदा रहने के लिए दूध की जरूरत पड़ेगी। पानी के सहारे वह सारा से सारा 4 दिन जिंदा रह सकता है, तो इसीलिए तुम मेरे पास आए हो। पर स्पाइक ने कहा, नहीं, वो अपनी मॉम को ठीक करना चाहता है। रात को कैल्सन आयला की जांच करता है। उसने उसे अपनी उंगली को उसकी उंगली से टच करने को कहा, पर वह ऐसा नहीं कर पाई। उसकी ब्रेस्ट पर कुछ लम्स थे और जांच से पहले कैल्सन ने उसे एक शब्द याद रखने को कहा था, लेकिन बस कुछ ही मिनटों में वह उसे भूल गई थी। कैल्सन ने कहा, मेरे पास इससे ज्यादा जांच करने के लिए कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, पर जितना मैं समझ पाया हूँ उससे मुझे लगता है कि तुम्हें कैंसर है। वो स्पाइक से माफी मांगता है क्योंकि ये लास्ट स्टेज कैंसर था, जिसका मतलब कि उसकी मॉम को नहीं बचाया जा सकता। यह सुनकर स्पाइक रोने लगा। उसने कहा, लेकिन आप डॉक्टर हैं, आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। उस बेचारे को पता ही नहीं था कि कैंसर एक लालाज बीमारी थी। आयला स्पाइक को शांत करती है और उसे बताती है कि वह जानती थी कि उसे कैंसर है, लेकिन वो उसे सच बताने से डरती थी। वो चाहती थी कि तुम्हें यह बात किसी और से पता चले, पर सबने तुम्हें गुमराह रखा। वो अपने बेटे को गले से लगा लेती है और फिर उसके इशारा करने पर कैल्सन स्पाइक को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वह धीरे धीरे नींद में चला जाता है। कैल्सन कहता है, मेटोमोरी का मतलब है मौत को टाला नहीं जा सकता, हमें उसे स्वीकार करना ही होता है। मौत कई तरह की होती है, लेकिन सबसे अच्छी मौत वही होती है जो बिना दर्द के आए। अगर आयला और जिंदा रहती तो ये बीमारी उसे और ज्यादा तकलीफ देती, इसलिए उसने कैल्सन से अनुरोध किया था कि वह उसे एक आसान मौत दे। कैल्सन भारी दिल से आयला को अलग ले जाता है और उसे मॉर्फिन की बहुत ज्यादा डोज देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। कुछ देर बाद कैल्सन वापस लौटता है। इस बार उसके हाथ में आयला की खोपड़ी होती है। वह स्पाइक से कहता है, अपनी मॉम के लिए सबसे अच्छी जगह चुनो। स्पाइक उस खोपड़ी को लेकर खोपड़ियों से बने टॉवर पर चढ़ता है और सबसे ऊपर रख देता है, जहाँ से उगता हुआ सूरज साफ दिखाई देता है। वह अपनी माँ को आखिरी बार अलविदा कहता है। अगले दिन सैमसन फिर उन पर हमला करता है। वह कैल्सन का सिर उखाड़ने ही वाला होता है। तभी स्पाइक उसे दोबारा मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वह शांत हो जाता है। कैल्सन स्पाइक से कहता है कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए और बच्ची को लेकर वापस अपने गांव जाना चाहिए। स्पाइक उसकी बात मान लेता है। कुछ समय बाद गांव के गार्ड्स को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वे गेट खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ एक टोकरी होती है जिसके अंदर बच्ची और स्पाइक का लिखा हुआ पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है, बच्ची का नाम उसने अपनी माँ के नाम पर रखा है। वह अपने पिता
से लिखता है कि वह ठीक है और उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक दिन वह खुद लौट आएगा। वह बताता है कि यह बच्ची एक इन्फेक्टेड के पेट से पैदा हुई थी, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ है। और यह भी कि डॉक्टर कैल्सन पागल नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने उसकी मॉम की मदद की। ये पढ़कर जैमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने बेटे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन पानी फिर से बढ़ चुका होता है। अब शायद वह कभी अपने बेटे से नहीं मिल पाएगा। दिन बाद हम स्पाइक को अकेले सफर करते हुए देखते हैं। वह किनारे बैठकर मछली पका रहा होता है। तभी एक अल्फा उस पर हमला कर देता है। स्पाइक उसे मार देता है, लेकिन उसके पीछे और भी इन्फेक्टेड होते हैं। भागते भागते वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां आगे रास्ता बंद होता है। तभी एक आदमी उसे आवाज देता है, तुम्हारा निशाना अच्छा है, लेकिन इतने इन्फेक्टेड को अकेले नहीं संभाल पाओगे। क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? स्पाइक के हाँ कहते ही कुछ लोग आकर इन्फेक्टेड पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बेरहमी से मार देते हैं। उनका लीडर नीचे आता है और स्पाइक से हाथ मिलाता है। वह अपना नाम जमी बताता है। उसके गले में लटके क्रॉस को देखकर पता चलता है कि ये वही लड़का है जो शुरुआत में दिखाया गया था। अब बड़ा होकर एक गैंग लीडर बन चुका है। 28 सालों में उसने ऐसा बहुत कुछ देखा होगा जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। फिर भी स्पाइक उनकी गैंग में शामिल हो जाता है और अपना सफर जारी रखता है। अब आगे क्या होगा, यह हमें मूवी के अगले पार्ट में ही पता चलेगा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।